Hello students and welcome to DNT English classes. Well, in this chapter what we are going to do as we are going to cover up the third chapter of First Flight class 10. The chapter is two stories of flying. Well, this is the second part as black aeroplane. So we are going to do line by line explanation and we'll see the theme, we'll see the reflection and the important questions as well. So let us start this chapter. Before I start this chapter, I would like to mention a few things, as this black aeroplane is written by Frederick Fawcett. He was born in 25th August 1938 in England. So the writer is an English writer, he's an English commentator, he's a politician, he's a journalist, he's a spy, and he has a number of professional experiences. Well, what is this story is all about? Before explanation, I would like to mention, इससे पहले कि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करें, हम कहना चाहते हैं कि ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं. तो this chapter depicts, it reveals us about the suspense and mystery. देखिए, बहुत ऐसा चीज़ हम लोग अपने लाइफ में फील करते हैं जिस चीज़ को हम बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं और वो हमारे लिए मिस्ट्री होता है और हमारे अंदर एक बहुत सारा सस्पेंस भर के रख देता है. देखिए, कुछ ऐसा चीज़ है जिसे विज्ञान भी नहीं, हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड भी नहीं समझ पाता है. और वो क्या चीज़ हो सकता है? तो वो सुपर नेचुरल पावर है जहाँ पर साइंस भी फेल हो जाता है. तो इस चैप्टर में हम लोग उस सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंस के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ मे बी गॉड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर वो कोई स्पिरिट हो सकता है या वो सुपर नेचुरल कुछ भी चीज़ हो सकता है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में हम लोगों को समझना होगा वो है बिलीफ, विश्वास. देखिए, आपके अंदर में अगर विश्वास हो तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल हो सकता है, और वो हो सकता है दूसरों के लिए मिस्ट्री हो या आपके लिए भी वो मिस्ट्री हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारा विश्वास होता है जो किसी चीज़ से लेकर संबंधित होता है. तो हम अब इस चैप्टर को बिगिन करने वाले हैं. वेल, द चैप्टर इज द ब्लैक एरोप्लेन, और ये ब्लैक कलर की जो एरोप्लेन है उसकी कहानी हम पढ़ेंगे. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. हमारे जो नैरेटर हैं फ्रेडरिक साहब, वो एक पायलट हैं और वो इस ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहे हैं. और वो जैसे कि ये लाइन बिगिन हुआ, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. मून जो है वो ईस्ट से आ रहा है. इसका मतलब है कि हमारे नैरेटर वेस्ट में, टुवर्ड्स वेस्ट अपने प्लेन को फ्लाई कर रहे हैं. आसमान में तारे चमक रहे हैं, आसमान बिल्कुल ही साफ है. और जब हम मूनलाइट की बात करते हैं तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये जो फ्लाइंग है वो रात के वक्त हो रहा है, शाम हो चला है, अंधेरा हो चला है. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. अब तारे अगर चमक रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि देयर इज नो ट्रेस ऑफ क्लाउड इन द स्काई. आसमान बिल्कुल ही साफ है. एंड आई वॉज हैप्पी to be alone high up above the sleeping countryside. अब हमें काफ़ी इस बात का खुशी है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं और हम ठीक कंट्री साइड के ऊपर हैं. कंट्री साइड क्या होता है? तो ये देहात है, ये गांव घर है जिसके ऊपर से ये प्लेन उड़ रहा है. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. हमारे नैरेटर कौन सी प्लेन को उड़ा रहे हैं? तो ये ओल्ड डेकोटा प्लेन है और ये प्लेन वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए चले हैं. फ्रांस से ये इंग्लैंड की तरफ उड़ान भरे हैं, इंग्लैंड के लिए उड़ान भरे हैं. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. हमारे नैरेटर बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुश इस बात के लिए है कि वो कहाँ जा रहे हैं? तो वो अपने घर जा रहे हैं, इंग्लैंड, और वो छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं. एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एज ही विल मीट हिज फैमिली मेम्बर. अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, अपने फैमिली के पास जा रहे हैं, तो इस बात की उनको बहुत ज़्यादा खुशी है. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning.
अब जब उन्होंने अपने घड़ी को देखा तो घड़ी में इस वक्त कितना टाइम हो रहा है, तो 1:30 AM। तो ये रात का वक्त है, 1:30 बजा है। जैसे कि हमें मालूम है कि 12 बजे के रात से AM शुरू हो जाता है, तो ये रात का वक्त है जिसे हम 1:30 बजे कह रहे हैं। I should call Paris control, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane। अब जैसे कि ये आराम से आसानी से उड़ान भर रहे हैं और ये कंट्री साइड को, पेरिस को क्रॉस कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पेरिस कंट्रोल बोर्ड से बात कर लिया जाए, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो आई शॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और इन्होंने क्या देखा कि इनके सामने में शहर की जो लाइट्स है, वो बिग सिटी, उसकी वो जो रोशनी दिखाई दे रहा है पेरिस की शहर की लाइट। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, इन्होंने अपना रेडियो ऑन किया। ये रेडियो क्या होता है, तो ये कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस है जिसके माध्यम से आप उसको एक एक पल की जानकारी देते हैं, या फिर इस रेडियो के माध्यम से आपको गाइडलाइन दिया जाता है। और ये रेडियो ऑन करके कहते हैं, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-88 हियर। अब ये अपने प्लेन के कोड को बताते हैं कि कौन से फ्लाइट, ये कौन से एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और ये कंट्रोल बोर्ड से क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या आप सुन पा रहे हो, मैं आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूं और ये शहर क्रॉस कर रहा हूं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। और इन्होंने लास्ट में ओवर कहा। ओवर इसलिए कहा जाता है ताकि वो सामने वाले ये समझ सके कि अब जो बोल रहा था उसकी बात खत्म हो गया है। तो दिस इज द a style of speaking. This is the requirement when you are in the air, when you are in space and talking to at some land base. The voice from the radio answered me immediately, DS-88, I can hear you. और पेरिस कंट्रोल से आवाज आया कि हाँ, मैं आपकी आवाज को सुन सकता हूँ, DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now, DS-088, over. अब फिर वहां से क्या आवाज आया कि हाँ, मैं आपकी आवाज को सुन सकता हूं। और फिर उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया हमारे नरेटर को कि वो अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, वो पश्चिम की तरफ 12 डिग्री अपने फ्लाइट को मूव करे, टर्न करे। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब इन्होंने अपनी कंपास को चेक किया और इन्होंने अपने फ्लाइट को 12 डिग्री वेस्ट टर्न किया। और साथ में इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं कि आई स्विच्ड ऑन माई लास्ट फ्यूल टैंक, जो सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक है। तो इनके पास 2 फ्यूल टैंक है, पहला टैंक एग्जॉस्ट हो चुका है, इन्होंने सेकंड टैंक को ऑन कर दिया। अब इससे ये पता चल रहा है कि इनके पास जो फ्लाइट में जो फ्यूल है वो बहुत लिमिटेड है। और इन्होंने डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट टर्न कर दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। इन्होंने सोचा कि सवेरे का जो वक्त होगा, जो नाश्ता का टाइम होगा, उस वक्त ये इंग्लैंड पहुंच चुके होंगे। तो इस बात की इन्हें काफ़ी खुशी है। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। जैसे कि हमने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, अगर आसमान साफ है, क्लियर स्काई है, तो ये फ्लाई करने के लिए एक बेहतर मोमेंट होता है, टाइम होता है, जहां पर आपको कोई भी परेशानी नहीं। तो वो इजी फ्लाइट कंडक्ट कर रहे थे और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वह समय पे इंग्लैंड पहुंच जाएंगे नाश्ता के टाइम में, और ये बहुत ही बेहतर ढंग से इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मजा लेंगे अपने परिवार वालों के साथ। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद इन्होंने अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट मोड़ा टुवर्ड्स इंग्लैंड, तो फिर इन्हें सामने क्या देखा। अभी ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब अपना डिवाइस चेक किया तो इनको पता चला कि ये अभी 150 किलोमीटर ही पेरिस से दूर हुए हैं। अब इनके सामने में क्या दिखा, तो कहते हैं कि बहुत बड़ा क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स कैसा, तो स्टॉर्मी क्लाउड्स, बहुत ही आंधी तूफान वाला क्लाउड्स था। दे वेर ह्यूज, बहुत ही बड़ा था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई।
और इनके सामने में वो बहुत बड़े आकार का ह्यूजेंटिक साइज का वो ब्लैक कलर की जो क्लाउड है वो पहाड़ की तरह दिख रहा है। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप इन ओवर देम। अब ये इतना बड़ा ये जो बादल दिख रहा है इनको, ब्लैक कलर का स्टॉर्मी क्लाउड, ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मैं इसके ऊपर से नहीं फ्लाई कर सकता। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास जो सफिशिएंट फ्यूल है वो नहीं है, और फिर वो दाएं बाएं से भी, ना साउथ से ना नॉर्थ से, उसको क्रॉस करके भी वो नहीं जा सकते थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज he has a limited fuel in his aeroplane, क्योंकि इनके प्लेन में sufficient fuel नहीं था। अब जैसे कि वो ऊपर जाते हैं या फिर ये जो डायरेक्शन चेंज करके वो अगर नॉर्थ और ईस्ट को तरफ जाते हैं तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा फ्यूल लगने वाला था, तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब देखिए इनके मन में आया कि एक बार कि ये जो मौसम है वो फेवरेबल नहीं है फ्लाई करने के लिए, तो खास करके हम क्या देखते हैं कि अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो आसमान में उड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, समुंदर में सेलिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये फ़्लाइट को या ये जो शिप सेलिंग है उसको कैंसिल कर दिया जाता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इन्होंने उचित समझा कि हम वापस हो जाते हैं क्योंकि वेदर बहुत अच्छा नहीं है, सर्वाइवल एक क्वेश्चन हो सकता था इनके लिए, सेफ फ्लाइंग इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता था, तो ही थॉट ऑफ रिटर्निंग बैक टू पेरिस, तो सोचे कि वापस हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम इन्होंने सोचा कि नो, आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैं जाऊंगा कहाँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली मेम्बर्स एंड आई वुड डेफिनेटली हैव माई इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब इनके मन में क्या आ गया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, मुझे तो अपने परिवार वालों से मिलना है, और आई एम गोइंग टू टेक द रिस्क। और फिर आगे इन्होंने क्या किया, तो कहते हैं कि आई विल टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क लूंगा। अब रिस्क क्या है हमें समझ में आ रहा है कि इस तरह के जो बैड वेदर है, स्टॉर्मी वेदर है, इस डार्क क्लाउड में फ्लाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, प्लेन क्रैश हो सकता है, इनकी लाइफ को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं रिस्क लूंगा, मैं आगे जाऊंगा। और फिर हमने क्या देखा, वी शॉ दैट, कहते आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और इन्होंने तो मन बना लिया था कि ये रिस्क मैं लेने वाला हूं, और सीधा वह अपनी फ्लाइट को, अपने एरोप्लेन को उस डार्क स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और जैसे ही वो क्लाउड में इन करते हैं तब बिल्कुल सब कुछ काला काला सा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब उस एरोप्लेन के बाहर किसी भी चीज़ को या कुछ भी देखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड हो गया था, सब कुछ काला काला दिख रहा था, नथिंग वॉज विजिबल, कुछ भी चीज़ दिख नहीं रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ इनकी प्लेन जो है वो जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, तो ये जंपिंग और ट्विस्टिंग फील कर रहे हैं। आई कुडंट बिलीव। और आगे कहते हैं दैट आई लुक्ड एट द कॉम्पैस। इन्होंने ये कॉम्पैस देखा, ये एक डिवाइस है एरोप्लेन के अंदर में जिससे इनको बहुत सारी चीज़ डायरेक्शन पता करना है कि ये किधर उड़ रहे हैं। तो आई कुडंट बिलीव, अब इनको विश्वास नहीं हुआ जब इन्होंने उस कॉम्पैस को देखा। माई आइज, इनकी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। हुआ ये कि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ओ माय गॉड, इट वाज डेड। ये कंपास जो है वो काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो मीटर है वो राउंड एंड राउंड टर्न हो रहा है। इसका मतलब है कि इट इज नॉट फंक्शनिंग, वो फंक्शनिंग करना बंद कर दिया है। इट हैज नॉट बिकम डेड, वो डेड हो चुका है। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू। अब ये तो कंपास था, इन्होंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट को चेक किया तो एक एक करके इंस्ट्रूमेंट इन्हें डेड मिल रहा है। अब लग रहा है कि जो प्लेन के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो एक एक करके काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो। इसके बाद इन्होंने कंट्रोल रूम से रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, तो ये क्या पाते हैं, इन्होंने पहले शुरू किया, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। जब इन्होंने रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश किया कि क्या आप मुझे सुन रहे हो,
पेरिस कंट्रोल, तो वहां से कोई भी जवाब इन्हें नहीं मिलता है। द रेडियो वॉज डेड टू। और फिर इन्होंने क्या देखा कि रेडियो भी काम करना बंद कर दिया। तो अब इनको कंट्रोल से भी बात नहीं हो सकता था। अब इन्हें बिल्कुल ही डायरेक्शन भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इन्हें यह भी नहीं पता चल रहा है कि ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। तो एक एक करके जो सारे डिवाइस है जो बहुत ही आवश्यक होता है आपको, वो सारा काम करना बंद कर दिया। अब हम समझ सकते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर हिम टू नाउ सर्वाइव एंड हाउ डिफिकल्ट फॉर हिम इज नाउ टू हैव द सेफ लैंडिंग। अब ये सेफ लैंडिंग हो पाएगा कि नहीं, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि सारा डिवाइस काम करना बंद कर दिया है। द अदर ओके एंड फाइनली व्हाट आई सॉ, I had no radio, no compass and I couldn't see where I was. न रेडियो है न कैंपस है, पता नहीं चल रहा मैं कहाँ हूँ। I was lost in this storm. अब एक तरह से देखें तो ये स्टॉर्मी वेदर में, इस क्लाउड में ये खो गए। Then in the black clouds quite near me, अचानक इस काले बादल में इनके बिल्कुल करीब I saw another aeroplane. इनको अचानक एक दूसरा प्लेन दिखाई देता है। It had no lights on its wings. और ये प्लेन की विशेषता देख लीजिए कि इसके विंग्स में लाइट नहीं है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब आप फ्लाइट पे जाते हैं, जब आप आसमान में फ्लाइट देखेंगे तो आपको आसमान में जितना भी दूर हो एरोप्लेन, तो वो उसके विंग्स पे लाइट होता है जो रात को आपको दिखाई दे देता है। लेकिन ये एक अजीब तरह की फ्लाइट, एक अजीब तरह के एरोप्लेन जिसके विंग्स में कोई लाइट नहीं है, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन हमारे नैरेटर, चूंकि वो इनके नज़दीक में वो एरोप्लेन है, तो वो अपने पास में सामने से उड़ते हुए इस प्लेन को देख सकते थे। एंड यू नो आई कुड सी द पायलट्स फेस। ये कह रहे हैं कि यहाँ से इनको पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा है। टर्न टुवर्ड्स मी, वो फ्लाइट जो इनकी तरफ मोड़ा गया। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि चलो कोई भी व्यक्ति इनको दिखाई दिया। अब इनको लगा ऐसा कि शायद ये व्यक्ति मुझे बचाने के लिए आया होगा, और उस व्यक्ति ने अपना हाथ निकाला, रेज्ड हिज लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, इनके इशारा किया इनके तरफ। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। और इन्हें ऐसा लगा कि शायद वो पायलट इन्हें कह रहा है कि मुझे फॉलो करो और मुझे फॉलो करो। अब ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, इन्हें पता है कि ये खो गए हैं। एंड आई थॉट दैट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। अब जैसे कि ये ही इज लॉस्ट, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल मुझे रेस्क्यू करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, ये मुझे फॉलो करने के लिए कह रहा है। एंड ही टर्न द एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा। अब उसने नॉर्थ में अपने फ्लाइट को ले लिया। उस ब्लैक वो जो एरोप्लेन है वो इनके सामने आ गया और इनको फॉलो करने के लिए कहा गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। अब ये एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे पीछे उसे फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। ही स्टार्टेड फॉलोइंग दैट ब्लैक एरोप्लेन। अब आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। ये जो प्रोसेस होता है इस ब्लैक एरोप्लेन का फॉलो करना, हमारे नैरेटर जो फ्रेडरिक साहब हैं वो आधे घंटे तक इस प्लेन को उस ब्लैक क्लाउड के अंदर में फॉलो करते रहते हैं, जहां पर इनका दिमाग कुछ भी नहीं काम कर रहा है, एक बच्चे की तरह बस उस प्लेन को फॉलो कर रहे हैं। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. हमारे नैरेटर को अब एहसास हो चुका है कि अब इनके प्लेन में कितना फ्यूल बचा हुआ है। तो इन्हें एहसास है, इन्हें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट और ये प्लेन लास्ट कर सकता है, इसके फ्यूल लास्ट कर सकता है, क्योंकि फ्यूल अब ख़त्म होने वाला है। I was starting to feel frightened again. अब एक बार फिर इनको अंदर से डरा गया कि अब क्या होगा, क्योंकि उनके अगर फ्लाइट का जो फ्यूल है वो अगर ख़त्म हो जाए तो किसी भी बात प्लेन क्रैश हो सकता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तभी इन्होंने क्या देखा कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वो अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है। इज गोइंग डाउन इस थ्रू द स्टॉर्म। ये स्टॉर्म के अंदर में है, इस ब्लैक क्लाउड के अंदर में है, और फिर अचानक वो इनको सामने से प्लेन नीचे दिखाई दिया जाते हुए। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अब जैसे ही वो नीचे जा रहे थे तो अचानक इनको काफी लंबे 2 लाइन
जो लाइट्स की लाइन है वो दिखाई दिया। अब ये जो लाइंस हैं लाइट के, वो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये जो एयरपोर्ट के जो रनवे का लाइट होता है वो होता है। अब ये लाइट इसलिए लगा होता है कि अगर रात के वक्त आप लैंड कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एयरपोर्ट है, तो वो लाइट आपको बता देता है कि यहाँ रनवे है, यहाँ पर लैंडिंग हो सकता है, ये एयरपोर्ट है। और फिर इस तरह से इनको पता चल गया कि एयरपोर्ट मुझे मिल गया है। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। अब इनको लगा कि somehow he is safe, अब वो किसी तरह बच गए हैं। I turned to look for my friend in the black aeroplane। अब क्या हुआ, तो जैसे इन्हें रनवे दिखाई दिया, ये जो एयरपोर्ट है वो दिखाई दिया, इनको अब खुशी है कि अब कोई दुर्घटना नहीं होने वाला है, अब इनकी सेफ लैंडिंग होने वाला है। तो इन्होंने पीछे मुड़ करके उस प्लेन को देखना चाहा जिस प्लेन को इन्होंने फॉलो करते हुए आया है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। बड़ी अचरज की बात है कि स्काई वॉज एम्प्टी का मतलब कि वो प्लेन इन्हें नहीं दिखाई दिया जो इन्हें गाइड कर रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो जो काली एरोप्लेन दिखाई दिया था वो अब आसमान में है ही नहीं, वो तो चला गया। दैट प्लेन इज नाउ गॉन। अब वो प्लेन है ही नहीं वहां। अब इट आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब कहीं भी कोई उसका ट्रेस नहीं, कहीं भी वो प्लेन दिखाई नहीं दे रहा है। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I landed, इन्होंने सेफली लैंड कर दिया एयरपोर्ट पे, and was not sorry, इन्हें इस बात का दुख नहीं, to walk away from the old Dakota near the control tower। अब ये उतर करके ये जो टावर की है कंट्रोल टावर, वहां वो जा रहे हैं। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। अब वो जाते ही कंट्रोल रूम में वो महिला जो बैठी हुई है वो वहाँ पर उससे सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा मुझे ये बताया जाए कि वो कौन सा प्लेन था, वो पायलट कौन था जो मुझे बचा रहा था, मुझे सेव कर रहा था, मुझे रेस्क्यू कर रहा था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। और ये फ्रेडरिक साहब कहना चाहते हैं कि मैं उस पायलट को थैंक यू को बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने लाइफ सेवियर का काम किया है, मेरा जीवन बचाया है, मेरे प्लेन को क्रैश होने से बचाया है। इस तरह के वेदर में, स्टॉर्मी वेदर में वो मुझे हेल्प किया है। She looked at me very strangely and then laughed। ये महिला ने, कंट्रोल रूम में जो बैठी महिला है वो काफ़ी स्ट्रेंजली लुक के साथ, काफ़ी अजीब सी लुक के साथ इनकी तरफ देखती है और वो हंसती है। अब ये हंसने का क्या बात हो सकता है? Why is she looking at him very strangely? Another aeroplane up there in the storm। कहती है दूसरा प्लेन, और इस खराब मौसम में। No other aeroplanes were flying tonight। कहा कि नो डियर, आज इस खराब वेदर में तो कोई दूसरा प्लेन हो ही नहीं सकता है, कोई भी दूसरा प्लेन आज आसमान में नहीं उड़ रहा था। Yours was the only one I could see on the radar। कहा कि सिर्फ आप ही का प्लेन है जो रडार पे दिख रहा है। ये रडार क्या होता है? तो ये एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के माध्यम से आप एक खास एरिया में, आसमान में, आप किसी भी एरोप्लेन्स को, हेलीकॉप्टर्स को आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह से हम एरोप्लेन की नज़र जो है, उसकी जो रिकॉर्ड है वो रडार के माध्यम से हम देखते रहते हैं कि आसमान में कितने सारे प्लेन्स और हवाई जहाज उड़ रहे हैं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। अब हमारे नाइडर के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस, देयर आर सो मेनी कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस लिंगरिंग इन हिज माइंड। अब इन्हें बिल्कुल ही अचंभित होना पड़ रहा है, आश्चर्य लग रहा है कि आखिरकार वो कौन सा प्लेन था, वो कौन पायलट था जो मुझे बचा रहा था। मेरे पास न कैंपस था, न रेडियो था, और ना ही मेरे पास सफिशिएंट फ्यूल था। इस कंडीशन में आखिर कौन वो व्यक्ति था, कौन वो पायलट था जो मेरी मदद कर रहा था? Who was the pilot on the strange black aeroplane? वो पायलट कौन था? ये एक इनका कंसर्न, ये क्वेश्चन जो अनआंसर्ड है, इसकी जवाब इन्हें बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। और फिर कहते हैं कि फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। अब एक अजीब सा चीज़ हमने ये भी देखा था कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके पास लाइट भी नहीं था। तो ये बिना लाइट का, बिना चीज़ का वो मुझे कैसे फॉलो कर रहा था? तो देखिए, ये जो चैप्टर का जो एंड हुआ, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर की एंड यहाँ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर
ख़त्म होने के साथ भी नहीं लगता है कि ख़त्म हुआ। क्यों नहीं ख़त्म हुआ? क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चंस है जो नरेटर के माइंड में आ रहा है कि आखिर कहाँ से ये प्लेन आया था, ये वो पायलट कौन था, वो कहाँ से आया, किस तरह से मुझे बचाया, और फिर जब बचाने के बाद उनको बस उस प्लेन को जब देखा गया तो आसमान में दिखा नहीं, तो कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, वो पायलट कौन था। और कंट्रोल रूम से पता चला कि बिल्कुल ही किसी दूसरे जो रेस्क्यू प्लेन है उसको नहीं भेजा गया था, या आसमान में कोई दूसरा प्लेन रडार पे नहीं दिखा। तो ये हर एक चीज़ जो है इनके अंदर में सस्पेंस क्रिएट कर दिया। अब ये चीज़ अब बिल्कुल हम रीडर्स के ऊपर में छोड़ दिया गया है। ये जो स्टोरी है इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका एंडिंग ओपन एंडिंग है। अब हम सब ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, वो कहाँ से प्लेन आया, वो पायलट कौन था। तो ये सस्पेंस एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिएट कर रहा है, और हमारे अंदर में भी एक सस्पेंस पैदा हो रहा है कि आखिर ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमने बिगिनिंग में ही कहा, शुरू में ही कहा कि ये चैप्टर बेसिकली क्या डील कर रहा है, तो मिस्ट्री। अब मिस्ट्री क्यों नहीं कि कहाँ से वो प्लेन आया, ये एक सस्पेंस है। अब हम समझ सकते हैं कि मैंने दूसरा बात भी आपको शुरुआत में कहा था कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल पावर, गॉडली पावर, डिवाइन पावर की हम बात करते हैं, जिस पावर को यहाँ विज्ञान भी समझने में फेल हो गया है कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। ये ईश्वर की जो महिमा है, ये सुपरनैचुरल पावर है, उसको समझ पाना ये हमारे इट इज़ आवर बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। हम मानवों के समझ से बहुत चीज़ परे होता है, और वो बिल्कुल हमारे लिए सस्पेंस हो सकता है। वो शक्ति, वो जो चीज़ है वो कुछ भी हो सकता है। एक ये बात हो सकता है कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल पावर हो सकता है। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है, ये एक विश्वास है कि हो सकता है कि मुझे कोई गाइड कर रहा था, मुझे कोई बचा रहा था, जबकि नैरेटर खुद एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड पायलट होंगे, और वो सेल्फ हेल्प उनको मिल रहा होगा, वो खुद ये सब कर पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे कोई दूसरा हेल्प कर रहा है। अब हम ये आपके ऊपर में छोड़ दिए, आपको भी इस चीज़ को लेकर सोचना होगा। आप अपना जो ओपिनियन है, अपना जो जजमेंट है, वो कमेंट में मुझे बताइए कि आखिरकार वो प्लेन कहाँ से आया होगा, वो कौन सा चीज़ था जो संभव हो सका, इस सस्पेंस का क्या राज हो सकता है, इस सस्पेंस का जो क्लैरिफिकेशन है वो हम इस मिस्ट्री को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बुक में ये बात नहीं बताया गया है कि वो एरोप्लेन कहाँ से आया, या फिर उस एरोप्लेन में लाइट नहीं था तो ऐसा क्यों हुआ। जैसे हमने देखा कि इनके पास किसी भी तरह का डिवाइस नहीं काम कर रहा था, फ्यूल नहीं था, फिर भी ये सेफ लैंडिंग कर पाए। अब ऐसा हम लोग समझते हैं कि अगर भगवान किसी को बचाना चाहे तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकता है। ऊपर वाला अगर हमारे ऊपर में ब्लेसिंग कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, अगर उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, असंभव से असंभव काम कर सकते हैं। बहुत सारा मिस्टीरियस चीज़ भी हो सकता है हमारे साथ। तो ये एक चीज़ हो सकता है। दूसरी बात कि देखिए, इंसान के कर्मों का फल उसे मिलता है। लोग तो कहते हैं कि इसी जन्म में हमें हमारे अच्छाइयों का और बुराइयों का प्रायश्चित करना पड़ता है, या उसके फल हमें मिल जाते हैं। तो ये भी एक बात हो सकता है कि नैरेटर ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उनको ये जो सुपरनैचुरल पावर है, ये जो डिवाइन पावर है, ये उनको एक इनडायरेक्ट रूप से उन्हें हेल्प कर रहा था और उनको सेफ लैंडिंग में करने में मदद मिला। तो ये एक हमारा जजमेंट है। आई डेफिनेटली वेलकम योर जजमेंट। आपका कमेंट हम चाहेंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हमने समझने का कोशिश किया कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सस्पेंस है, हमारे लिए वो मिस्ट्री है। बहुत सारा ऐसा सुपरनैचुरल पावर है जो काम कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर इज ए गॉड। बहुत सारा क्वेश्चंस बचपन से हम लोग पाल के बैठे हैं कि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, हम मानव कहाँ से आए, ये दुनिया कैसे बना, ये दुनिया कब खत्म होगा। ये बात सब हमारे लिए कभी सॉल्व नहीं होने वाला है, ये हमेशा अनसॉल्व ही चीज़ रहता है। उसी तरह से ये भी एक चैप्टर का जो चीज़ है, स्टोरी है, वो अनसॉल्व्ड है कि आखिरकार ये सारी चीज़ कैसे संभव हो सका।
आई होप, मैं आशा करता हूं कि यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आपने सीखा होगा कि इस चैप्टर के अंदर में क्या है। अब इस चैप्टर से संबंधित हर एक चीज़ को हम आसानी से समझ रहे हैं, और अगर आपने बढ़िया से समझा है, आपकी अगर कॉन्सेप्ट बेहतर बना इस चैप्टर से, तो आप हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ये जो लाइक बटन है, वो बेल बटन, उसको भी दबाइए, ताकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स for patient watching. Bye for now.